हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो हमारी 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही थी, तो उसके हमारे जो डे 9 हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और यार डे 9 हमने जो किया था उसमें मतलब डे 9 लास्ट जो हमारा कंसेप्ट था कि जो मतलब इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जितने भी न्यूमेरिकल थे, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने कवर करवाए थे। ठीक है, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो गाइज आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। जब चैनल पे आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यार आप लोगों को 25 दिन 25 मैराथन की नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बात सर यहाँ तक। तो हमने जो डे 9 में हमने देखा था कि वहाँ पर पूरा क्या था कि हमारा जितने भी न्यूमेरिकल के कंसेप्ट है और जो मैंने बेहतरीन जो अप्रोच बताए थे, वो सारे के सारे मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत ईजी वे में हमने उसको किया था। ठीक है, तो बट आज हम बात करते हैं कि आज हमारा क्या है, मतलब 25 दिन 25 मैराथन का डे 10 है। क्या करो? डे 10। एक तो यार जैसे जैसे डे लगातार घटते आ रहे ना, तो वैसा ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर हमारा 25 दिन भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर भी रहेगा कि आप लोगों के लिए कुछ हम वहाँ पर मतलब कुछ और भी चीज़ें रहेंगी बढ़िया, बस आप लोग उसका क्या करो, इंतजार करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि डे 10 में हम क्या पढ़ेंगे। तो डे 10 में जो रहेगा आपका पूरा का पूरा जो मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग मीन्स कि जो मुद्रा और बैंकिंग है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी कंसेप्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक भी नहीं बताऊंगा। क्या करूँ मैं? क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हम एक भी नहीं देखेंगे इसमें उस पूरे चैप्टर के, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन 6 नंबर या 8 नंबर का टॉपिक यहाँ से रहेगा। तो पहले हम उसके सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसमें क्या क्या कहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। ठीक है, तो डे हमारा जो होगा क्या करें यहाँ पर डे 10 में, तो हमारा यहाँ पर मेन कौन का मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का उसका कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो हमें एक एक टॉपिक को पढ़ना है यहाँ पर सारे के सारे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लेकर दो, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा ज़्यादा कर दो, शेयर कर दो। चलिए देखो, पहला पॉइंट हमारा कह रहे हैं मुद्रा। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्रा कंसेप्ट क्या होता है, मुद्रा किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में वीडियो नहीं देखे, कह रहा हूँ कि अगर आप मैंने किसी ने डिटेल में वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, वहाँ पर मैंने सारी की सारी हर एक वीडियो को, हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। देखो, मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब कि कोई भी वस्तु, मुद्रा मतलब कहता है मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो क्या हो, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे। ठीक है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में, ठीक है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे उसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। समझा होगा? उसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये अब दूसरा कह रहा है कि मुद्रा कार्य, यहाँ से यार मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका मतलब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर जो पैसा होता है, पैसे का, अब देखो पैसे की ना परिभाषा हर कोई जानता है। ठीक है, बच्चा पैसे की परिभाषा जानता है कि पैसे का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझना हमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कि मुद्रा का काम क्या होता है। ठीक है, मुद्रा का काम क्या होता है। तो यहाँ पर मतलब मुद्रा के स्पेशली क्या हमें 2 काम, मतलब यहाँ पर 4 काम करने। पहले कह रहा है विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब क्या होता है? देखो, विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी सामान है। ठीक है, कोई भी सामान है, तो अगर हम उसको परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पर पैसा अपना रोल प्ले करता है, पैसा आता है कि नहीं, मीडियम बनता है कि नहीं। तो उसी में हम क्या बताते हैं? विनिमय का माध्यम। क्या बताओगे? मुद्रा जो होती है विनिमय का माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की, जिसके द्वारा हम किसी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को इजीली हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? विनिमय का माध्यम। अब अगर आपने पढ़ा होगा कि जो मुद्रा जाता है, ठीक है, अगर आपने वस्तु विनिमय प्रणाली, वहां से यार क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूँ 25 दिन 25 मैराथन आपको लेट मतलब कह सकते हो ना, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रिलेवेंट जो एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बात सुनिए, पढ़ाने में पूरा कंसेप्ट डाल दो लेकिन फिर कोई उसका मतलब नहीं होगा। रीजन क्या मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने आप लोगों को 25 दिन 25 मैराथन बनाई है कि इसमें हम 25 दिन में वो कंसेप्ट को पढ़ेंगे, वो टॉपिक को पढ़ेंगे जो पेपर में हिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह मूल्य की मापक इकाई। अब देखो, मूल्य की मापक इकाई का मतलब क्या हो, जैसे मान लो, ठीक है, मूल्य की मापक इकाई मान लो, ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये 100 रुपये का नोट है, दिख रहा होगा, 100 रुपये का नोट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर 100 रुपये का नोट है तो मैं इस नोट से क्या कहता हूँ कि 100 रुपये का सामान खरीद सकता हूँ। तो बताओ इसके ऊपर क्या मूल्य इसका फिक्स है कि नहीं? क्या करूँ मैं, इसका फिक्स है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, देखो ये क्या कहलाएगा हमारा मूल्य की मापक इकाई। मतलब कि आज के समय जब से मनी है, जब से मनी का मतलब मनी इकोनॉमी के अंदर
अंदर आई है, मनी इकोनॉमी के अंदर आई है, तो उससे क्या होता है कि हम मतलब हर एक चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसलिए मुद्रा का दूसरा काम क्या होता है? मतलब कह सकते हो मूल्य की मापक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछाएगा कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताओ, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को भाई, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं दोनों को हम प्राथमिक कार्य में भी एकत्रित करते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्य के पहले 2 पॉइंट को, और जो दूसरे 2 पॉइंट रहेंगे, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुद्रा का द्वितीय कार्य। क्या कहते हैं? मुद्रा का द्वितीय कार्य, ठीक है। ये चीज़ को कभी आपने पूछा जा सकता है कि मान लो कि MCQ वगैरह में आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक कार्य, कौन सा द्वितीयक है, ठीक है। तीसरा करेंगे मूल्य का मतलब मूल्य संचय। अब देखो मूल्य संचय का मतलब क्या होता है? आप ही सोचो, अगर मैं आप लोगों से बताऊं, ठीक है, आप लोगों से मैं पूछूं, बताओ आप लोगों के अकाउंट में कितना पैसा होगा? आप लोगों के अकाउंट में कितना पैसा होगा? तो बताओगे? कोई कमेंट करके बताओगे सर हमारे अकाउंट में इतना इतना अमाउंट है? नहीं बताओगे। रीज़न क्यों? क्योंकि देखो जो मतलब मनी होती है उसको हम बैंक में कितना भी स्टोर कर सकते हैं, कोई इसमें है वैल्यू, मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आप कुछ भी अमाउंट आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा मूल्य, मतलब मूल्य का संचय या मुद्रा का संचय कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा कह रहे हैं स्थगित भुगतान। क्या कह रहे हैं? स्थगित भुगतान। अब देखो स्थगित भुगतानों का मतलब स्थगित भुगतानों का मापक। अब जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप कोई सामान लेने आ रहे हो, मान लो मार्केट में आपके कोई सामान लेने, कोई आपको गुड्स एंड सर्विस लेना है, तो ऑन द स्पॉट आपके पास मान लो पैसे नहीं होता, कोई इमरजेंसी का केसेस होते हैं, तो वहाँ पर आप दुकानदार से कहते हो कि सर हम मतलब भैया जो भी है, ठीक है, वहाँ पर हम कि आज हम अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसकी पेमेंट आपको बाद में कर देंगे, सामान हमें दे दो, हमें काफ़ी इमरजेंसी, इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर केस क्या होता है कि वो भी दे देता है। क्यों? क्योंकि पता है कि आज आप पैसा दो कल दे दोगे, सिंपल ही बात है, आज नहीं दोगे तो कल दे दोगे। तो मतलब अगर पैसा हमारे पास मुद्रा होगी तो उसको हम फ्यूचर में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने यही वस्तु बिना, अगर आपने बार्टर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, तो हम वहाँ पर क्या कह सकते थे कि फ्यूचर में पेमेंट मतलब वहाँ पर पॉसिबल कभी, मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट होते हैं उनको हम कभी पॉसिबल नहीं कर सकते। बहुत वहाँ पर बहुत सारी वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, ठीक है। तो ये क्या आते हैं हमारे स्थगित भुगतान। याद रखना कि पहले और दूसरे पॉइंट को हम क्या प्राथमिक कार्य कहते हैं, और तीसरे और चौथे पॉइंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर द्वितीयक कार्य, ठीक है। तो अब देखो यार, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा है कि उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से पेपर में आएगा। पेपर में कह रहा है सारे, मैं कह रहा यार 25 दिन 25 मैराथन अपने आप में स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको यार सारे के सारे जो मतलब लेटेस्ट कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो रिलेवेंट कंटेंट पे बात करेगा हमेशा, ठीक है। मुद्रा पूर्ति घटक। अगर मुद्रा पूर्ति का मतलब देखो, पहले इसकी परिभाषा अगर मैं बता दूं, मुद्रा पूर्ति का सीधा सा मतलब क्या होता है? मुद्रा पूर्ति का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आप बता दोगे कि एक समय के दौरान, ठीक, एक समय के दौरान एक देश की जनता के पास जो भी करेंसी होगी, ठीक, एक देश में, ठीक है, कह सकते हो। और जो मुद्रा पूर्ति होती है ना, स्टॉक की अवधारणा, कभी क्वेश्चन ऐसा हिट होता है पेपर में कि मुद्रा पूर्ति किसकी अवधारणा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी स्टॉक या फिर प्रवाह की। तो आप यार ना, मुद्रा पूर्ति हमेशा किसकी है? स्टॉक की अवधारणा। क्या करो? स्टॉक की अवधारणा, ध्यान सुन लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रख दो, मुद्रा पूर्ति घटक। और ये जो टॉपिक है भाई 3 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, पेपर में लिख लो, आएगा, पेपर में करो लिख लो, क्वेश्चन आएगा। बात सुनिए यहाँ तक। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुद्रा पूर्ति के घटक। मुद्रा पूर्ति के 3 घटक होते हैं। पहले जनता के पास करेंसी, जिसको हम सी कह सकते हैं। दूसरा मांग जमा, जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं। और तीसरा आरबीआई के पास अन्य जमा। कह रहे हैं आरबीआई के पास अन्य जमा है, ठीक है, इसे हम कहेंगे अदर डिपॉजिट ऑडी कहेंगे। बात सुनिए यहाँ तक। तो ये अब देखो, जनता के पास करेंसी की अगर हम बात करें, जनता के पास करेंसी, तो जनता हम लोग, अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग बताओ अभी आपके जेब में कितने पैसे हैं, तो आपको कहोगे सर मेरे पास 50 रुपये, 100 रुपये, मेरे पास कुछ सिक्के। तो सिंपल ही बात है कि जनता के पास जो भी करेंसी हो, किस में, किस फॉर्म में होनी चाहिए भाई, यहाँ पर किस फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर नोट के रूप में होना चाहिए, दूसरा क्या सिक्के के रूप में होना चाहिए, ठीक है। बात समझ, उसी को हम क्या कहते हैं, जनता के पास करेंसी, ठीक है। और दूसरा कह रहा है भाई मांग जमा है। मांग जमा का मतलब डिमांड डिपॉजिट, इसका सीधा सा एग्जाम्पल लिखना भाई चेक, ठीक है। मांग जमा है, ठीक है, बैंक की वह राशि होती है जिसे हम चेक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो चेक कह सकते हो, ठीक है। चेक जो गई क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, मांग जमा है, ठीक है, मांग जमा कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आरबीआई के पास अन्य जमा। अब देखो आरबीआई के पास हमारे देश का पैसा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीआई के पास, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर डब्ल्यूबी का पैसा हो सकता है, ठीक, आईएमएफ का पैसा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर हमारा जो नाबार्ड होता है, क्या होता है, नाबार्ड। अच्छा आप लोग मेरे को मतलब कमेंट करके बताओ, ठीक, कमेंट करो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी आप लोग कमेंट कर देखते हैं, सबसे पहले कमेंट किसका रहेगा, किस बच्चे का रहेगा, मैंने पढ़ा होगा नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये मुद्रा पूर्ति के भाई 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं? ये मुद्रा पूर्ति के 3 घटक होते हैं। तो ये बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यार यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें पूछा कि जो आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग मतलब क्या होना है, केंद्रीय बैंक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर कमर्शियल बैंक यार बहुत रेयर केस होता है
क्योंकि कमर्शियल बैंक का वैसे कंसेप्ट बहुत कम पूछा जाता है। मैंने क्या था 25 दिन 25 मिनट तक आपको वही कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को रिपीटेड हुए प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक लेटेस्ट पैशन के साथ, लेटेस्ट होगा पैटर्न के साथ, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हमें टॉपिक बैंकिंग, अगर हम केंद्रीय बैंक का मतलब क्या बात करें, केंद्रीय बैंक की परिभाषा, तो आप लोग क्या बता सकते हो कि केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च, क्या है, केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। क्या होती है? केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है, जिसका मुख्य मतलब जिसके द्वारा क्या होता है, नोट जारी किया जाता है, नोट का प्राधिकरण करने का अधिकार उसी के पास होता है। तो ये आप परिभाषा बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो 4 नंबर का भाई यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, क्या इसको लिख लो, ये पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर आप यहाँ से पक्के कर लो, 4 नंबर इस टॉपिक से पक्के कर लो, पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या पूछाएगा कि आरबीआई के कार्य बताइए, ठीक है, आरबीआई के कार्य मतलब कि जो केंद्रीय बैंक हमारा, अच्छा आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी इंडिया में, आरबीआई की स्थापना, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी मेरे को, ठीक है, फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, जल्दी, ठीक है। तो देखो आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट में करना, देखना कितने सारे बच्चों का कमेंट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करो फटाफट, ठीक है, जल्दी कमेंट करिए। देखो मेन कह रहा है कि आरबीआई के क्या काम होते हैं, आरबीआई क्या, पहला हमारा जो टॉपिक है, तो पहला कह रहा है कि मुद्रा का प्राधिकरण, कह रहा है मुद्रा का प्राधिकरण या नोट जारी करना भी आप कह सकते हो, ठीक है, मुद्रा का प्राधिकरण या फिर कह सकते हो नोट जारी करना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो नोट जारी करना या प्राधिकरण, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई हमारे देश की, ठीक है, हमारा आरबीआई जो होता है हमारे देश की इकलौती ऐसी संस्था होती है, मतलब कौन से फाइनेंशियल कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन होता है ऐसा, जिसके द्वारा क्या होता है कि मतलब इकोनॉमी के अंदर नोट को प्रिंटेड करने का अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास होती है। इसके अलावा किसी भी कमर्शियल बैंक, ठीक है, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। तो सिर्फ हमारे आरबीआई के पास ही क्या होता है कि नोट जारी करने का कह सकते हो एकमात्र क्या होता है, एकाधिकार प्राप्त होता है। और जब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी क्राइसिस वगैरह आती है, तो नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा करें यहाँ पर बैंकों का बैंक, क्या करें यहाँ पर, दूसरा बैंकों का बैंक। अब देखो बैंकों का बैंक का मतलब क्या, यहाँ पर समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंकों का बैंक का सीधा सा मतलब भाई यहाँ पर क्या है कि जो आरबीआई होता है ना, ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ उसी प्रकार से मतलब उसी प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे कि कमर्शियल बैंक, जैसे कि व्यापारिक बैंक अपनी जनता के साथ करता है। क्यों? तो व्यापारिक बैंक का मेन काम क्या होता है, कमर्शियल जो बैंक होते हैं, आप लोगों का बैंक जिस बैंक में आप लोगों का अकाउंट होगा, तो क्या करता है, अगर आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेना और आपको मतलब वहाँ पर जब पैसे की नीड होती है आपको पैसे प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है यहाँ पर, उसी तरह जो आरबीआई होता है, जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई उसको पैसा देता है। और जब कभी क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार के रिलेटेड वगैरह इशू होता है मतलब बैंक से रिलेटेड, तो वो आरबीआई उसको सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैंकों के बैंक में बताओगे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है सरकार का बैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इसमें से मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट को आप सिलेक्टेड कर लेना, स्टार बना लो, एक ये वाला और दूसरा सरकार का बैंक, ठीक है। इसमें से अगर एक भी आपने बढ़िया से तैयार कर लेना, 4 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे, 4 नंबर कहीं नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ भाई। अब करें सरकार का बैंकर, ठीक है। तो सरकार के बैंकर में ना आप इसमें यार मतलब 2-3 बातों का ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मतलब बड़ा पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आप याद रखना कि सरकार का बैंकर का मतलब क्या होता है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, तो उन सरकारी विभागों का जो अकाउंट होता है किसके पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब उस रिजर्व बैंक का मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कह सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उस अकाउंट को पूरी से क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या करती है? पूरी तरह से रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। तो पहला आप क्या इसमें बताओगे कि जो हमारा देश का जो आरबीआई होता है, तो उस आरबीआई के पास क्या होता है, सरकारी विभागों के सभी खाते होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है वहाँ पर, अगर दूसरा बात करेंगे, जो मतलब आरबीआई होता है ना, सरकार के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में भाई? एजेंट के रूप में। एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कभी गवर्नमेंट, अच्छा आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है, आपकी राजकोषीय नीति की मौद्रिक नीति। आप लोग कमेंट करोगे सर मतलब बताइए कि कौन सी पॉलिसी इसमें से अपनाता है गवर्नमेंट, कौन सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सलाह मतलब अगर हम बात करें दूसरा कह रहे हो कि एजेंट के रूप में, जैसे मान लो कभी हमारे देश में पैसे की कमी होती है, ठीक है, पैसे की कमी होती है, मान लो गवर्नमेंट चीज़ों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उस वहाँ पर क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंट बनता है, एजेंट के रूप में वहाँ पर क्या कार्य करना उसके साथ शुरू कर देता है। मतलब जो भी
प्रॉब्लम आती है वो आरबीआई का सॉर्ट आउट कर देता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है कि जब भी मान लो दूसरा क्या सलाहकार के रूप में, या फिर आप लिख सकते हो कई बुकों में इसको मतलब कह सकते हो पर्यवेक्षक के रूप में बताया गया। क्या पर्यवेक्षक के रूप में कि जो आरबीआई होता है ना एक एडवाइजरी के तौर पर भी कार्य करता है। अब एडवाइजरी के तौर पर का मतलब कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आरबीआई होता है वो मतलब आरबीआई गवर्नमेंट को बताता है, गवर्नमेंट को मतलब एक तरह से मॉडरेट करता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है एक्सेस डिमांड हो या डेफिसिट डिमांड हो, तो उस केस में हम अपनी पॉलिसी को कैसे मतलब उसमें कैसे चेंजेस करके हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी जो मतलब एक तरह से गाइडेंस के तौर पर काम करना कौन करता है, वो आरबीआई करता है, किसके, सरकार के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा कि आरबीआई मतलब विदेशी मुद्रा एवं स्वर्ण मतलब कैसे गोल्ड का संरक्षक होता है। बात सुनिए कि हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा का मतलब डॉलर, रूबल, पौंड, इनार, देन, टका, ये सारी क्या फॉरेन करेंसी होती है। ठीक है, तो इन सारी करेंसी को स्टोर करना, इन सारी करेंसी को इकट्ठा करना वो किसके पास होता है, हमारे देश के सरकार के, मतलब हमारे देश के जो केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई उसके पास होता है। इसके अलावा वो गोल्ड को भी क्या करता है, स्टोर करके चलता है, किसको, गोल्ड को भी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट करें यहाँ पर साख नियंत्रण। साख का नियंत्रण का मतलब क्या होता है, जब हमारे आरबीआई के द्वारा जब हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो आता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति आती है, या मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आती है, तो उस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए क्या मतलब आरबीआई क्या करता है, वो साख नियंत्रण का कार्य करता है। मतलब ये साख के द्वारा क्या उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये क्या आते हैं हमारे ये आरबीआई के कार्य। बात सर यहाँ को यहाँ पर पढ़ना है, पेपर में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण कैसे करता है। जो आरबीआई होता है वो साख का नियंत्रण कैसे करता है, आरबीआई के द्वारा साख का नियंत्रण कैसे किया, आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। देखो जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई करता है दो तरीके, आरबीआई के पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला मात्रात्मक उपाय होता है, दूसरा क्या होता है, गुणात्मक उपाय। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना वो कौन सा होता है। ठीक है, वो अगर हम बात करेंगे मात्रात्मक, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मात्रात्मक कि आरबीआई के द्वारा जो साख का नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मात्रात्मक। अब यहाँ पर फटाफट आपको टॉपिक देखना है। तो सिंपल बात है ना, ये साख का मतलब क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो केस होंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो केस होंगे। एक आपको मैं बता दूं, एक स्फीतिक होगा, ठीक है, जिसको महंगाई कहते हैं स्फीतिक, और दूसरा क्या होगा हमारा अस्फीति। क्या कहलाएगा, अस्फीति। ये दो केस होते हैं, कह रहे हैं स्फीतिक और दूसरा क्या कहलाएगा, अस्फीति। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, एक अप्रोच मेरी समझ लो कि आपको कहाँ पर बताया 25 दिन 25 मैराथन यार, इसीलिए स्पेशल लिखो क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे जो रिलेवेंट कंसेप्ट होते हैं, जो मतलब रिलेवेंट कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि रिसर्च करने का मेरा है, बाकी आप लोग जो पढ़ते रहो, ठीक है, रिविजन करो, वो सब आप करिए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट आप लोग उसको खुद करते रहिए। ठीक है, देखो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दो केस समझना है, बस दो केस से सारे पॉइंट क्लियर है। ठीक है, दो केस क्या, अच्छा देखो यहाँ पर सीआर का सी बैंक रेट मतलब बीआर, अब देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है। बीआर का मतलब बैंक रेट, सीआर कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हैं नगद जमा अनुपात, दूसरा कहते मतलब तीसरा एलआरआर लीगल रिजर्व कैसे होगा, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, दूसरा कह रहा है रेपो रेट होता है, दूसरा कहता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, ये सारी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये होता है क्या, देखो शॉर्ट में अगर बता दूं, बैंक मतलब बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि जब आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए पैसा देते ना, उसी को हम कहते हैं बीआर कहते हैं बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हमारा सीआर का मतलब क्या होता है, जो सीआर का मतलब क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं, तो प्रत्येक व्यापारिक बैंक द्वारा वो अपने जितने भी उनके पास अमाउंट होंगे तो उस अमाउंट का कुछ हिस्सा किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना है। किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना है। उसी को हम क्या कहते हैं, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि यहाँ पर लीगल रिजर्व रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आरबीआई होते हैं वो सभी कमर्शियल बैंक को कहता है कि देखो आपके पास कुछ मतलब जो भी अमाउंट है ना, तो उसका कुछ हिस्सा क्या लीगल के रूप में, उसको लिक्विड के फॉर्म में कह सकते हो। ठीक, उसको अपने पास रखिए, उसे हमें मत दीजिए। ठीक, वो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। और दूसरा क्या है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, देखो रेपो रेट का सिंपल मतलब क्या होता है कि इस केस में क्या करेगा जो आरबीआई होगा, ठीक है, आरबीआई वो क्या मतलब कमर्शियल बैंक को कहता है कि देखो आपको क्या करना है कि अल्पकाल में, यहाँ पर क्या जो मतलब आरबीआई जो होगा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा क्या प्रोवाइड करवाता है। शॉर्ट टर्म मीन्स कह सकते हो कि 2 साल 5 साल ऐसा करके। ठीक, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को 2-4 साल या 2-3 महीने के लिए अगर पैसा चाहिए तो क्या कहलाएगा आपका, कौन से रेट से देगा वो, रेपो रेट से देगा। तो इसको कहते हैं हिंदी में भी रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है रिवर्स रेपो रेट, कह रहा है रिवर्स रेपो रेट का विपरीत रेपो। अब देखो यहाँ पर कह रहा हूँ मैंने क्या होता है कि आरबीआई के बैंक होता है तो सारे फैसिलिटी का काम वो करेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा कि जब कभी किसी भी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी आती है, मतलब एक्स्ट्रा मनी आती है, तो उस मनी को भी क्या करता है कि आरबीआई फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप मेरे पास रख दो, हम उसके ऊपर भी आपको कुछ क्या इंटरेस्ट देंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो केस में कह रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है, अगर मुद्रास्फीति महंगाई है तो बस कुछ नहीं करना, महंगाई केस में सारे के सारे पॉइंट को क्या कर देगा, आरबीआई कर देगा, सारे पॉइंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, सारे पॉइंट को क्या कर देगा भाई, बढ़ा देगा, ठीक है। जब सारे पॉइंट को बढ़ाएगा, ठीक है, जब सारे पॉइंट को बढ़ाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब सारे पॉइंट को बढ़ा देगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा पैसा कम लिया जाएगा। क्या करो, कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा पैसा कम लिया जाएगा, और जब कम लेंगे तो पब्लिक को पैसा क्या कम देंगे। तो बस याद है ना कि जब स्फीति का अंतराल का केस होगा तो क्या होगा, बैंक मतलब आरबीआई द्वारा सारी चीज़ों को क्या बढ़ा दिया जाएगा, और जब इसका अपोजिट केस होगा, अस्फीति का अंतराल होगा, तो सारे पॉइंटों को क्या कर देगा आरबीआई, सारे पॉइंट को क्या कर देगा, मतलब सारे रेट को क्या कर देगा, वो डाउन कर देगा, सारे रेट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो इसी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्फीति को और अस्फीति के अंतराल को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या करें, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके गुणात्मक उपाय। देखो गुणात्मक उपाय में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं देखो क्या होता है गुणात्मक उपाय। देखो अब यहाँ पर पहला पॉइंट करेगा सीमांत आवश्यकता। भाई सीमांत आवश्यकता का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन वो बैंक से 5 लाख का लोन लेने आता है, तो गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक है उसको 5 लाख का लोन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई उसके लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट डिसाइड कर देगा कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख का लोन लेता है, ठीक है, लोन लेता है, तो उसको आप मतलब 4,80,000 रुपये तो 20,000 रुपये कुछ रिक्वायरमेंट के रूप में रखो। अब ऐसा क्यों करते हैं, अब कभी कभी होता है बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि चलो हम बैंक से 5 लाख का लोन लेंगे, ठीक है, और 5 लाख का गिरवी रख के मतलब भग जाएंगे बैंक को, मतलब कैसे बैंक को छोड़ देंगे, ऐसा करके नहीं देंगे, लोन पे नहीं कर पे आउट नहीं करेंगे। तो उस केस में आप भी लॉजिक लगाओ कि आपकी 5 लाख की जो प्रॉपर्टी होगी, सिक्योरिटी होगा, उसको भी मतलब उसको डिपॉजिट करेगा, इसके अलावा 20,000 रुपये आपके अलग है, तो आपको कितना 4,80,000 रुपये दे। अगर आप लेके पैसा भागोगे तो उसका कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि 5 लाख की प्रॉपर्टी पड़ी है वो, और प्लस में 20 लाख जो उसका ब्याज बनेगा वहाँ पर, ठीक। तो ये आरबीआई का स्टेप होता है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर मान लो स्फीति का अंतराल है, स्फीति का अंतराल तो रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा भाई, रिक्वायरमेंट को क्या बढ़ा देगा, ठीक। और अगर अस्फीति का केस है तो रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, वो कम कर देगा, जिससे पब्लिक ज़्यादा पैसा लेगी, और ज़्यादा पैसा लेगी तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये स्थिति दोनों क्या होगी, कंट्रोल होगी। इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको क्या जान लो, साख राशनिंग क्या होती है और नैतिक दबाव क्या होता है। देखो साख राशनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो आरबीआई होता है, ठीक, उसके द्वारा भी क्या होता है, कुछ इलीगल्स काम होते हैं, इलीगल्स काम होते हैं, जैसे कह सकते हो सट्टेबाजी जैसे मतलब गतिविधियाँ होती है, तो उसको प्रमोशन के लिए भी, उसको प्रमोट करने के लिए ना इकोनॉमी के अंदर पैसों को मतलब पैसों की फंडिंग की जाती है। तो अगर मान लो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनकी साख राशनिंग मतलब एक तरह से उन एक्टिविटीज़ के लिए कहीं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अमाउंट क्या, पर्टिकुलर अमाउंट क्या डिसाइड फिक्स कर देगी, ठीक है। तो उसी को साख राशनिंग कहते हैं। अब दूसरा लास्ट पॉइंट कह रहा है नैतिक दबाव। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है कि भाई अगर सिंपल बात है, देखो मैंने एक जो आरबीआई होता है ना, एक एज अ फादर भी कार्य करता है, फादर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आप ही सोचो, अगर मान लो ठीक आपके पिताजी अगर आप कोई काम गलत करते हो, मान लो आपको, ठीक ऐसा तो नहीं होगा, अगर आप कोई काम गलत करते हो तो आपके पिताजी क्या आपको मार सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ उसके सजा आपको दे सकते हैं, पनिशमेंट हो सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ सेम आरबीआई क्या होता है ना, फादर का रोल प्ले भी करता है। क्यों, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक के द्वारा क्या होता है, मान लो उसके द्वारा जो भी गाइडेंस जारी की जाती है या जो भी वहाँ पर रूल रेगुलेशन वहाँ पर बनाए जाते हैं, अगर कोई कमर्शियल बैंक उन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई करता है उनके लाइसेंस को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिक दबाव कहते हैं, ठीक है। तो यार ये हमारा क्या था, जो डे 9 था, इसमें हमने जितने मनी और बैंकिंग के जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट थे वो सारे के सारे देखे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है। अब हम देखेंगे 11 मतलब डे हमारा रहेगा 11, इसके जो बैंक मनी और बैंकिंग के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, वो सारे के सारे हम डे 11 में देखेंगे।